बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है ओजोन डिप्लीशन। हमने डिस्कस करना है काजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन, इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, कंट्रोल ऑफ ओजोन डिप्लीशन और इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। ये तमाम जो है इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाजमी एंड तक देखा करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। ओजोन डिप्लीशन क्या है? बेसिकली ये थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर है, या हम कह सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन शील्ड या ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन जो है ये O3 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इनकी काजेस होती हैं इनकी डिप्लीशन की। इसमें बेसिक जो आती हैं ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस या यूवी रेडिएशंस होती हैं, और जब ये ओजोन जो है इसकी डिप्लीशन होती है तो इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं। तमाम जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ये हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वेदर जो है ये चेंज हो जाता है। काजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली काज यहाँ पे जो मेंशन की गई है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये ओजोन डिप्लीशन जो है ये तब डिस्टर्ब होती है जब इसका बैलेंस कायम नहीं रहता ओजोन की प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन में। तो जब बैलेंस कायम नहीं रहता तो ये डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये थिनिंग इसकी स्टार्ट होती है, और फिर इसकी जो मुकम्मल डिप्लीशन है वो भी हो जाती है कई एरियाज़ में। तो इसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते हैं। बहुत ज़्यादा नेचुरल फिनोमिनास भी हैं जिसकी वजह से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये इमिट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो हैं ये इमिट होती हैं, या बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस या हार्मफुल केमिकल्स जो हैं ये इमिट होते हैं जो कि ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद उसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें बेसिकली ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये स्ट्रेटोस्फेयर में पहुँचते हैं। तो इसमें जितने भी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये ओजोन की डिप्लीशन का बायस बनते हैं, और ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स जितने भी होते हैं उनमें क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये हाईली वोलाटाइल और नॉन कंबस्टाइल होते हैं, जिसकी वजह से ये क्विकली इवेपोरेट करते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे जब ओजोन प्रेजेंट होती है तो फिर इसकी डिप्लीशन का बायस बनते हैं। इसमें नेक्स्ट काज आप ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी लिख सकते हैं। ये दोनों लेक्चर्स जो हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे जस्ट मैंने मेंशन ही किया है। इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन जो है उसमें सबसे पहला इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ है। ह्यूमन हेल्थ जो है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है ओजोन डिप्लीशन की वजह से, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर बहुत ज़्यादा डिजीज़ काज हो जाती हैं ओजोन डिप्लीशन की वजह से, जिसमें मेजर डिजीज़ जो हैं ये स्किन कैंसर है, स्किन बर्न है, प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ द स्किन है, ठीक है, आई डिजीज़ हैं जिसमें ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट्स और बहुत ज़्यादा अदर डिजीज़ जो हैं ये भी काज होती हैं ओजोन डिप्लीशन की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशंस फिर अर्थ पे आती हैं और फिर जो ह्यूमन होते हैं या अदर एनिमल्स होते हैं उन्हें फिर अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमने इफ़ेक्ट देखने हैं एग्रीकल्चर और प्लांट्स के ऊपर। एग्रीकल्चर में जो सीडलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हार्म होती है इंटेंसिव यूवी रेडिएशंस की वजह से, और फिर जब ये सीडलिंग हार्म होती है तो फिर ग्रोथ जो है प्लांट की वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो मेजर क्रॉप स्पीशीज़ जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा इसकी वजह से यूवी रेडिएशंस की वजह से अफेक्टेड होती हैं, और फिर ग्रोथ, फोटोसेंसिस और फ्लावरिंग वगैरह वो तमाम के तमाम जो प्रोसेस हैं ये रिड्यूस हो जाती हैं। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी जितने भी फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल प्रोसेस होते हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं यूवी रेडिएशंस की वजह से। तो जिस वजह से ये प्लांट्स की जो ग्रोथ है या प्लांट्स कि जो फ्लावरिंग है, प्लांट्स के अंदर जो फ्रूटिंग का प्रोसेस है ये भी फिर ठीक से नहीं होता, और प्लांट्स की जितनी भी ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं ये भी अफेक्ट हो जाती हैं, और प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो फिर रुक जाती है। इफ़ेक्ट ऑन एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो एनिमल्स में डोमेस्टिक एनिमल्स भी आते हैं और एक्वेटिक भी आते हैं। तो एनिमल्स जितने भी डोमेस्टिक होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिजीज़ जैसे कि आई डिजीज़, स्किन कैंसर वगैरह काज करती हैं ये रेडिएशन ओजोन डिप्लीशन की वजह से जो ज़मीन के ऊपर पहुंच रही होती हैं। तो इसी तरह से मेरीन एनिमल्स की डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो भी फिर अफेक्टेड हो जाती हैं इन रेडिएशंस की वजह से। डेवलपमेंटल स्टेजेस में उसमें लार्वी आते हैं, फिश, श्रिम्प वगैरह आते हैं, यंग फिशेज़ वगैरह आती हैं।
मटेरियल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असरात होते हैं ओजोन डिप्लीशन के, जैसे कि वुड, रबर, प्लास्टिक, फैब्रिक वगैरह, और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो हैं वो भी फिर डैमेज हो जाते हैं इन रेडिएशंस की वजह से, और फिर उनका लाइफ स्पैन जो है वो भी फिर कम हो जाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो जब बहुत ज़्यादा रेडिएशंस जो हैं इमिट होती हैं, इंक्रीज होती जाती हैं, तो जितने भी ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं वो भी फिर अफेक्टेड हो जाते हैं। उनके अंदर इस्तेमाल होने वाली गैसेज, ये केमिकल्स जो हैं उनके सोर्सेज और सिंक्स भी चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो तमाम के तमाम साइकिल जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। कुछ ट्रेस गैसेस भी इन साइकिल्स में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनॉइड सल्फाइड वगैरह, ये तमाम जो हैं ये भी फिर चेंज हो जाती हैं उनके सोर्सेज और सिंक, जिसकी वजह से तमाम साइकिल जो है वो भी अफेक्टेड हो जाती हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन डीएनए। तो जब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, तो जितने भी इसमें बायोकेमिकल्स या बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, वो फिर अफेक्टेड होते हैं। तो जब वो अफेक्टेड होते हैं तो फिर डीएनए जो है वो भी अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन ह्यूमन इम्यूनिटी। तो जब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है यूवी रेडिएशन से, तो इम्यून सिस्टम जो है ये सप्रेस हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डिजीज़ जैसे कि स्किन कैंसर, इन्फेक्शियस डिजीज़ वगैरह बॉडी के अंदर होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है ओजोन होल्स। ओजोन होल जो है ये कोई भी इस तरह से टेक्निकली कोई होल नहीं होते कि ये कोई होल है, ये नहीं, ये इस तरह से होते हैं कि थिनिंग हो जाती है किसी एरिया में ओजोन लेयर की, या ओजोन लेयर जो है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसे फिर ओजोन होल का नेम दिया जाता है। एवरेज अगर ओजोन कंसंट्रेशन देखी जाए ना स्ट्रेटोस्फेयर में, तो ये 300 डॉप्सन होती है। 300 डॉप्सन यूनिट होती है। तो कोई भी ऐसा एरिया जहाँ इसकी कंसंट्रेशन 220 से बिलो होती है, तो वहाँ पे उसे फिर ओजोन होल ही कंसीडर किया जाता है। ओजोन होल जो है ये सबसे पहले 1985 में कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे, तो फिर इस तरह से इनकी शिनाख्त हो गई थी। यहाँ पे तमाम साइंटिस्ट के नेम जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। कुछ ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जैसे कि जूसफ वगैरह, इस तरह से ये आप नेम्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ ओजोन डिप्लीशन की, किस तरह से इस लेयर को तबाह होने से बचाया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले वो तमाम केमिकल्स जो हैं जो कि इसकी डिप्लीशन का बायस बनते हैं ओजोन डिप्लीशन का, उन्हें स्टॉप किया जाना चाहिए, वो नहीं यूज़ करने चाहिए। और फिर फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये भी नहीं यूज़ करने चाहिए। अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी बहुत कम करना चाहिए। और फिर इसी तरह से जितनी भी डेंजरस नाइट्रिक ऑक्साइड्स का यूज़ हो रहा है वो भी बैन किया जाना चाहिए, ताकि ओजोन लेयर जो है वो डिस्ट्रक्ट ना हो, उसकी डिस्ट्रक्शन ना हो, और फिर वो ओजोन लेयर जो है उसकी वजह से ये हार्मफुल रेडिएशन ज़मीन पे ना पहुंचे, और बहुत ज़्यादा जो हमने नुकसानात पड़े हैं वो फिर होने से बच जाएंगे। और फिर इसी तरह से जितनी भी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इमिट होकर स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते हैं, तो इनकी जगह पर कोई दूसरी गैसेज यूज़ करनी चाहिए जो कि हार्मफुल ना हो। और इसी तरह से व्हीकुलर पॉपुलेशन जो है, जितनी भी ये धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ वगैरह हैं उन पे कंट्रोल किया जाना चाहिए। और इसी तरह से इको फ्रेंडली हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। तो अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो डेली बेसिस पे सन से बहुत ज़्यादा रेडिएशंस इमिट होती हैं, उनकी डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ होती है। इसमें इन्हें यूवी रेज कहा जाता है। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जब ये ज़मीन पे आती हैं तो ये पेनिट्रेट कर जाती हैं स्किन पे, और फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा ये जो है नुकसानात करती हैं ह्यूमंस के अंदर भी और फिर अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, UVA, UVB, UVC वगैरह। तो स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर जो है ये इन रेडिएशंस को ज़मीन पर आने से रोकती है जब ये बहुत ज़्यादा अपनी ठीक हालत में मौजूद होती है। तो ये जो लेयर है इस तरह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये इन तमाम नुकसानदा रेडिएशंस को ज़मीन पर नहीं आने देती। लेकिन जब ये रेडिएशंस जो हैं ये इसकी थिनिंग की वजह से ज़मीन पर आना स्टार्ट होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानात इसकी वजह से फिर होते हैं। तो इस वजह से ये जो लेयर है हमें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए और तमाम वो एक्टिविटीज़ जो हैं उन्हें तर्क करना चाहिए, जिसकी वजह से ये लेयर जो है ये तबाह हो रही है और फिर इसके नुकसानात भी उल्टा ह्यूमंस को ही हो रहे हैं। तो इस तरह से ये लेयर जो है इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जितनी भी ये लाइफ एग्जिस्ट कर रही है ज़मीन के ऊपर। होप्स आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाजमी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।